न्यूरोमस्कुलर का मतलब है नर्व और मसल के बीच का जंक्शन। तो ये दिस इज योर नर्व का लास्ट पार्ट, क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्सिस। व्हाट टू से दिस? सिनेप्सिस। और ये जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहेंगे हम इसको? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है बात? दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज द सिनेप्सिस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली स्ट्रक्चर, नॉट फिजियोलॉजी। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हम सार्को जो आपका सार्कोलेमा है उसके अंदर के कंटेंट के अंदर कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ें। क्लियर है बात? वापस रिवाइज कर देता हूँ। दिस इज़ योर सार्कोलेमा एंड दिस इज़ योर सार्कोप्लाज्म। दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई हियर मेंशन दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Clear? And this sarcoplasmic reticulum stores a lot of calcium which help in contraction of the muscle when I teach you in physiology. Clear baat? Next, this is the transverse tubules and between two transverse tubules there is a sarcoplasmic reticulum. यानी हर टी ट्यूब्यूल्स के बीच में एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ईच एंड एवरी टी ट्यूब्यूल्स बिटवीन। क्लियर बात? नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ मायोफाइब्रिल्स के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। व्हाट इज मायोफाइब्रिल्स? रफ कर दूँ? Your myofibrils contain two types filament. How many? Two types. I am talking about the myofibrils. Here two filament. One is the thick filament and this is the thin filament. बिल्कुल, एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर बात? लेकिन एक्टिन और मायोसिन के अंदर भी कुछ है। एक्टिन इज द थिन फिलामेंट, एक्टिन इज थिन, मायोसिन इज थिक। एक्टिन इज द थिक एंड मायोसिन इज द, सॉरी उल्टा बोल गया हूँ, एक्टिन इज द थिन एंड मायोसिन इज द थिक फिलामेंट। क्लियर है बात? डाउट नहीं? लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मायोसिन इज द पॉलीमर। पॉली यानी एक से ज़्यादा, इज द प्लूरल। तो इसकी भी कोई ना कोई सब यूनिट है जिससे मिलके आपका क्या बना है? मायोसिन बना है। तो मायोसिन जो है वो पॉलीमर है किसका? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। So I can say meromycin is a monomer. Understand? Monomer यानी single one and 300 to 400 meromycin मिलकर बनाते हैं एक मायोसिन। So we call it polymer. Understood? रिवाइज करूँ वापस? समझ में आ गई बात? तो आपका जो मीरोमायोसिन है वो क्या है? मोनोमर। व्हाट इज द मोनोमर? एंड 300 to 400 यूनिट किसके? मीरोमायोसिन के मिलकर बना रहे हैं एक मायोसिन। और जो मायोसिन है वो क्या है? पॉलीमर। क्लियर है बात? आगे बढ़े? ठीक है। नेक्स्ट हम वी विल टॉक अबाउट द
थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। थिन यानी पतला, थिक यानी जाड़ा मोटा। तो अब यहाँ पे 300 से 400 है तो ऑब्वियसली थिक होगा, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे आपके सिंगल फिलामेंट्स ही हैं, ठीक है ना, तो यानी मोनोमर ही हैं। तो यहाँ पे भी तीन फिलामेंट मिल के बना रहे थिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन के अलावा भी 2 फिलामेंट और होते हैं जिनका नाम है, एनीबडी नो? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, एंड these are the monomer। इसलिए ये थिन है और ये थिक है, क्लियर है बात। रफ करूं क्योंकि अब इनके डायग्राम पे जा रहे हैं अपन, ठीक है। माइंड में रखना, थिक फिलामेंट है मायोसिन, थिन फिलामेंट है एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। बोलोगे कि नहीं? ठीक है। अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर हम फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझ में आ रही बात। फिलामेंट्स यानी थिक और थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो here is the 2 Z line, इसमें से थिन फिलामेंट कौन सा है? दिस इज योर थिन फिलामेंट, क्लियर है बात। थिन फिलामेंट एंड दिस इज थिक फिलामेंट। क्लियर बात, ठीक है। स्ट्रक्चर समझना इम्पोर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा इसका फिजियोलॉजी, यानी इसका फंक्शन या वर्क कैसे करेगा, हाउ इट वर्क, ठीक है। हमें सब पता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है तब आपके दोनों जो जेड लाइन्स है, दिस इज द जेड लाइन्स, जेड लाइन, दिस इज जेड लाइन, क्लियर है बात। जहाँ जिस एरिया में आपका थिक फिलामेंट है उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ए बेंड। एच बेंड पे भी आऊँगा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए बेंड। ए बेंड कौन सा एरिया? जहाँ पे आपका थिक फिलामेंट है, ए यानी डार्क, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड हैं, ऐसे नाम दिए, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं, ठीक है ना। आई बेंड, ए बेंड, एच बेंड, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, तो इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ए बेंड। ए बेंड हम उस एरिया को बोल रहे हैं जहाँ पर आपका थिक फिलामेंट है, और इसको हम दूसरा नाम बोलेंगे डार्क बेंड। और कोई बताएगा मुझे इसको डार्क बेंड क्यों कह रहे हैं? इस एरिया से लाइट पास आउट नहीं हो सकती है। हाँ, बात सही है आपकी। 300 से 400 पॉलीमर मोनोमर मिल के किसके? मीरोमायोसिन के क्या बना रहे हैं? आपके मायोसिन बना रहे हैं। लेकिन ये इतना थिक होता है कि इसको लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है। यानी मैं ऐसा सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ आपको, अगर मैं मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करूँ और ये मैं अपने अंगूठे पे या अंगुली पे लगाऊँ, तो यहाँ पर लाइट क्रॉस कर रही है, समझ में आ रही बात। अगर ये लाइट क्रॉस नहीं करे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फिलामेंट है, लेकिन यहाँ पे थिन फिलामेंट है, और थिन फिलामेंट का नाम ही है लाइट बैंड, और हम उसको बोलते हैं आई बैंड, क्योंकि वहाँ से लाइट क्रॉस कर सकती है, इसलिए उसका नाम क्या है? लाइट बैंड, ठीक है। किसका नाम है? थिन फिलामेंट का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका क्या है? आई बैंड। और आई बैंड का ही दूसरा नाम हम बोलते हैं
लाइट बैंड। क्लियर है बात? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको हम डार्क बैंड क्यों बोल रहे हैं और इसको हम लाइट बैंड क्यों कर रहे हैं। इसको अगर लाइट क्रॉस कर रही है क्योंकि ये थिन है, इसके अंदर जो भी फिलामेंट है, और फिलामेंट किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से, ठीक है ना। इसलिए तो हम मसल के कॉन्ट्रैक्ट मतलब मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम प्रोटीन लेते हैं, हम पल्सेस लाते हैं, हम सोयाबीन खाते हैं, ठीक है, हम पनीर खाते हैं। तो ये पनीर क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या कर रहा है? मसल बिल्डिंग करवा रहा है। तो ये सारे भले थिक है भले थिन है, ये सारे जो भी फिलामेंट्स हैं ये किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब प्रोटीन से बने हुए हैं, ये बात क्लियर है। इस एरिया को हम बोल रहे हैं आई बैंड या लाइट बैंड। अब ध्यान रखना, हर एक थिन फिलामेंट के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं एच बैंड। क्या कहेंगे हम इसको? एच बैंड, यानी ये प्योर डार्क बैंड है। यहाँ पे कोई भी आपका लाइट बैंड सॉरी आई बैंड का एरिया नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी आपका थिन फिलामेंट वाला एरिया क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एच बैंड। क्लियर है? और इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं एम लाइन। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, दिस इज़ द एम लाइन। एम लाइन को आप मिडिल बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब मिडिल नहीं है, ठीक। एम लाइन नाम दिया हुआ है और ये सारे फ्रेंच वर्ड है, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है। दिस इज़ द एम लाइन, मिड लाइन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, मिडल लाइन। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई डाउट? अब अपन थिन और थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। अभी अपन सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? अभी अपन फिजियोलॉजी पे नहीं आए हैं। फिजियोलॉजी पे आऊँगा तब आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़े? ठीक है। पानी वानी पीना हो तो पी लो, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। इसका कोई लिंक वगैरह शेयर हुआ कि आपके ग्रुप में, कहीं मतलब कोई ग्रुप बनाया हो तो? 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 चाय पी लेता हूँ मैं। वैसे थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ रखा होगा नीट के अंदर। कुछ नया बताया मैंने कि सब पढ़ा हुआ ही बता रहा हूँ? पढ़ा हुआ है। Next we start about the structure of the filaments. Clear बात? फर्स्ट इज द थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में कौन कौन से है? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोन मायोसिन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्टिन की। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा हुआ है आपने, कैसा दिखता है? हाँ, स्ट्रक्चर देखा है ना? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वी विल अबाउट द एक्टिन। एक्टिन बना रहे हैं हम कि एक्टिन कैसा होता है। ठीक है,
दिस इज़ एक्टिन। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक्टिन आपके इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है एक्टिन का। उसके बाद है आपका ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जो है बाइंडिंग साइट, एक साइट होगी कैल्शियम बाइंडिंग साइट और एक साइट आपकी होगी इनहिबिटरी। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, यानी अगर मेरे को यहाँ से कोई चीज़ उठानी है तो मैंने उठाई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन मैंने उठा के वापस रख दी, तो रखने पे वापस मसल रिलैक्स हो रही है, कंटिन्यू ऐसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। सोचो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुके, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन काम कौन कर रहा है? इनहिबिटरी साइट कर रही है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने वाली साइट होती है, जिस पे वापस इनहिबिशन का भी मैसेज दिया जाता है। अब यहाँ पे आपका बात हो गया किसका? थिन फिलामेंट का। थिन फिलामेंट में मैंने तीनों स्ट्रक्चर बना दिए, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है? स्ट्रक्चर में कोई डाउट तो नहीं है? सेम एज डिट्टो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब 3D व्यू भी बता दूंगा कि कैसे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है ना? मैंने बोला है प्रोजेक्टर के लिए, तो प्रोजेक्टर अगर लगता है तो मैं आपको एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा कि हाउ मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। क्लियर है बात? ठीक है, मैं फिजियोलॉजी पे आऊँगा, वैसे भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं थिक फिलामेंट पे। क्लियर है बात? मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि दोनों को मेरे को साथ में बताना है। दिस इज़ योर थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट में जो है वो क्या है? किसका पॉलीमर है? मायोसिन, मीरोमायोसिन का। ठीक है ना? तो 300 से 400 मीरोमायोसिन मिलकर आपका एक मायोसिन बना रहे हैं। क्लियर है बात? इसलिए हम उसको बोल रहे हैं थिक फिलामेंट। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मीरोमायोसिन का। ठीक है, आपको एक सांप जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, सेम एज डिटो इधर भी आपका दिस इज़ योर मीरोमायोसिन। यानी ये आपके 2 यूनिट दिख रही हैं यहाँ पे आपको मीरोमायोसिन की, लेकिन ऐसे 300 से 400 यूनिट मिलके आपके क्या बना रही है? एक मायोसिन बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो मायोसिन है सेम है, जहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइड मायोसिन बाइंडिंग साइड थी, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी? एक्टिन बाइंडिंग साइड। यानी यहाँ पर आपका एक्टिन जो है, ये मायोसिन जो है ये एक्टिन से जाके बाइंड करेगा, लेकिन मायोसिन पे तो कौन सी साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और एक्टिन पे है मायोसिन बाइंडिंग साइट। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब आपका मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो किससे बाइंड करेगी? एक्टिन से। और हाँ, मायोसिन का जो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे हम इसको? हेड पोर्शन। एंड दिस इज द बॉडी एंड दिस इज टेल। ठीक है, ये लाइट चेन है और दिस इज द हैवी। बॉडी और दोनों को मिला के हम बोलेंगे इसको हैवी। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड तो होगी आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइड, दूसरी साइड एटीपी बाइंडिंग साइड। क्या कहेंगे हम इसको? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्लियर है बात? ठीक है, यानी आपकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप पुशअप्स लगा रहे हैं, आप कोई भी भारी चीज़ उठा रहे हो तो आप थकते हो, यानी एटीपी खर्च हो रही है। ऐसा तो है ही नहीं आप कंटिन्यू काम करे जा रहे हो, थकते बिल्कुल ही नहीं थक रहे हो। थकने का रीज़न क्या है? एनर्जी रिड्यूस हो रही है, और एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से ही हमें थकान महसूस होती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप जो भी किसी भी प्रकार का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो,
किसी भी प्रकार, चाहे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, या छोटा से छोटा, जैसे आप किसी ने कोई भारी चीज़ उठा के इधर से उधर रखी, लेकिन वहाँ पे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, और एटीपी के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड तो है किसके, आपका जो मायोसिन का जो हेड है उसके वहाँ पे एक साइड तो है एटीपी बाइंडिंग साइड, और एक है आपका एक्टिन बाइंडिंग साइड। यानी यहाँ से आप ये एक्टिन से जुड़ने वाला है, कब? जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है बात? तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका, किसका? थिक फिलामेंट का, मायोसिन का। ठीक है, मायोसिन, और दिस इज योर ट्रोपोनिन, इसको हम साथ में बोलेंगे पूरे को ट्रोपोमायोसिन। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है बात? ठीक है, अब रिवाइज करा दूँ सारा एक बार। देखिए, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द डीप, मतलब मसल का सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। तो मसल के जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जैसे आपने स्किन को हटाया तो ऊपर आपको दिख रहा है डीप फेशिया। डीप फेशिया के अंदर है मसल बंडल्स, मसल बंडल के अंदर से मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर है मायोफाइब्रिल्स। क्लियर है बात? जो डीप मसल फेशिया है उसकी लेयर का नाम है एपिमाइसियम, एपिमाइसियम। फिर आपके जो मसल बंडल है उसकी लेयर है पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर के लेयर का नाम है एंडोमाइसियम। मायोफाइब्रिल की लेयर का नाम है सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा जो क्या है, किसकी सेल मेम्ब्रेन है? आपके जो फिलामेंट्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी उसका साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है, यानी सार्कोप्लाज्म जो है उसके अंदर ही आपके फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो आपका जो आपका सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा के अंदर है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि वहाँ पे क्या स्टोर है? बहुत सारा कैल्शियम स्टोर है, जो कि जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वो उसको मदद कराएगा कॉन्ट्रैक्शन में। उसके अलावा उसके अंदर बहुत माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब वो एटीपी भेजेगा। ठीक है, और एटीपी की वजह से ही हम अपना मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा पा रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम थक जाएंगे, इसलिए हम इमीडिएटली थक भी जाते हैं कभी कभी। जैसे अपन रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई एथलीट है तो वो हाफने लग जाते हैं। हाफ क्यों रहे हैं? डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही, मसल को चाहिए एटीपी, और एटीपी के लिए उसको ऑक्सीजन की भी नीड है। तो अपन थक क्यों रहे हैं? अपन जल्दी से हाफने लगे, जल्दी से सांस लेते हैं, इस तरीके से सांस लेना लग जाते हैं, क्योंकि अपनी मसल को डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए हम थकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात करी मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर थिन और थिक फिलामेंट देखें। थिन और थिक फिलामेंट जो आपके किसके बीच में है? सार्कोमियर के अंदर है। उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे? आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फोरामेन ओवल इट इज़ नोन एज फोसा ओवेलिस। क्या कहेंगे हम इसको? फोसा ओवेलिस। अगर ये आफ्टर बर्थ ये बंद नहीं हो तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक डिफेक्ट है। ठीक है, यानी हम बोलते हैं हार्ट के अंदर छेद है, लेकिन ये डिफेक्ट है। किसके बीच में है? एट्रियम के बीच में। तो इसका नाम हो जाएगा एट्रियल और सेप्टम है, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या कहेंगे हम उसको? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि कंजेनेटल प्रॉब्लम है। कंजेनेटल वर्ड यूज फॉर द बाय बर्थ डिफेक्ट। अगर किसी के बॉडी के अंदर बाय बर्थ किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो हम उस प्रॉब्लम के लिए सिग्निफाई करते हैं कंजेनाइटल। ठीक है, और ये कंडीशन को हम बोलते हैं ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सेम एज अगर यही प्रॉब्लम आपके वेंट्रिकल्स में है तो हम उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। ठीक है, आप जब पीडियाट्रिक पढ़ेंगे तो पीडियाट्रिक के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पढ़ोगे आप। कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ हार्ट डिफेक्ट, तो वो उसमें आप ये सारी कंडीशन पढ़ोगे। ASD पढ़ोगे, VSD पढ़ोगे, ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस पढ़ोगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस पढ़ोगे, कोअरेशन ऑफ एओर्टा, ये सारी कंडीशंस आप उसमें अंदर पढ़ेंगे कंजेनिटल डिफेक्ट है पीडिया के अंदर। ठीक है,
तो उसके लिए वापस इनकी सर्जरीज वगैरह भी परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे क्लियर होगी बात। 3 ओपनिंग है, सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हार्ट का खुद का इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है हार्ट के अंदर। इंफीरियर वेना केवा लोअर एक्सट्रीमिटी से सारा ब्लड लेके आ रही है राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा ब्रेन का और आपकी अपर एक्सट्रीमिटी का सारा ब्लड लेके आ रही है राइट एट्रियम के अंदर, इम्प्योर ब्लड। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन एट्रियम, राइट एट्रियम को ओपन करके देखें, ठीक है, तो राइट एट्रियम को अगर हम ओपन कर रहे हैं, अगर आप राइट एट्रियम को ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो राइट एट्रियम के अंदर आपको कुछ इस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक तो बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है और एक रफ दिख रहा है। तो ये तो सरफेस हो गई स्मूथ सरफेस, दिस इज द रफ सरफेस, ठीक है। रियल में हार्ट के अंदर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? एट्रियम का, राइट एट्रियम की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का आप अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको 2 तरह की सरफेस देखने को मिलेगी। एक का नाम है स्मूथ सरफेस एंड एक का नाम है रफ सरफेस। और रफ सरफेस सेम है जैसी दिखेगी, तो किसके जैसी दिख रही है आपको? कॉम्ब के जैसा। कॉम्ब कंघा करते हैं ना वो, तो कॉम्ब तो अपन कहते हैं, लेकिन फ्रेंच और फॉरेन में इसको कॉम्ब नहीं कहते, उसको बोलते हैं पेक्टिन। क्या कहते हैं हम इसको? पेक्टिन। और पेक्टिन से इसका नाम है पेक्टिनेट मसल। यहाँ पे जो मसल है इसका नाम है पेक्टिनेट मसल, और रियल में फ्रेंच में कॉम्ब को पेक्टिन ही कहते हैं, और इसी नाम से इसका मसल का नाम है पेक्टिनेट मसल, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द राइट एट्रियम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम है क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्या नाम है इस ब्रिज का? क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक है, जो कि स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस को दोनों को सेपरेट करता है ईच अदर, ठीक है। और जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यही इन्हीं की वजह से यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये रफ है ना, तो यहाँ पे इन स्पेस में वो ब्लड भरा जाता है। लेकिन अगर पूरा स्मूथ हो तो यहाँ पे कोई इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि अंदर वाली जो एंडोकार्डियम है बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है ना। इनर मोस्ट लेयर जो है किसकी? हार्ट की, वो क्या है? बिल्कुल ही स्मूथ है। क्लियर है बात? आगे बढ़ूँ? ठीक है। नेक्स्ट, योर एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में कुछ वॉल्व दिख रहे हैं आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्व बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। क्या कहेंगे हम उनको? साथ में क्या बोलेंगे? सेमिलुनार तो एओर्टा और पल्मोनरी के बीच वाले वॉल्व को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या कहेंगे हम इसको? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। हाँ, साइनो एट्रियल भी बोल सकते हो, दोनों, दूसरा वर्ड भी है इसका साइनो एट्रियल, साइनो एट्रियल, ठीक है, जो कि बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में है। अब जो राइट साइड है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व का नाम क्या है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जो बीच का वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प है, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर? 3 कस्प है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 कस्प है, ठीक है। और ये डायरेक्शन, ये जो वॉल्व है इसका डायरेक्शन कैसा है?
यूनि डायरेक्शन है, यूनि यानी एक डायरेक्शन में ओपन होगा, ठीक है ना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स के बीच में आ रहा है, समझ में आ रही बात। यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तब आपके वॉल खुल रहे हैं, किसमें, वेंट्रिकल्स के अंदर। कैसा, यूनि डायरेक्शन है, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब ये ऊपर की तरफ कोलैप्स नहीं हो रहे, समझ में आ रही बात। यानी अगर ये मेरा हाथ है और ये अगर वॉल्व है, भले ट्राइकस्पिड भले बाइकस्पिड, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो खुल रहा है इस तरीके से, और वापस जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब ये वापस इसी तरीके से हो रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं खुल रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये वापस ऊपर की तरफ कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल पतली झिल्ली होती है, इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। माना कि चलो ठीक है, राइट एट्रियम के हम मान ले, राइट वेंट्रिकल का मान ले, यहाँ पे प्रेशर होता है 25 to 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर होता है, लेकिन इधर 120 mm ऑफ Hg का प्रेशर होता है। फट जाना चाहिए बॉल तो। एक बार समझ लेना, क्योंकि इंक का इशू हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर एओर्टा। अब एओर्टा जब यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे आपका एओर्टिक वॉल्व है, ठीक है, और एओर्टिक वॉल्व में ये जो पोर्शन है, क्लियर है बात, कौन सा, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, आर्च, तो ये है, दिस इज द असेंडिंग एओर्टा। असेंड यानी चढ़ना, ऊपर की साइड में चढ़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, असेंडिंग एओर्टा। क्लियर, दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा। सही नहीं दिख रहा होगा ना, आर्च ऑफ एओर्टा, क्लियर है बात। और ये क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा, क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट की, ठीक है ना। अब हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, अब ब्लड सप्लाई चाहिए तो ये आपकी जो असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, ध्यान यही रखना, असेंडिंग एओर्टा जो है वहाँ पर आपके दो साइनस होते हैं, जिसको बोलते हैं एओर्टिक साइनस। क्या बोलते हैं हम इसको, एओर्टिक साइनस। यानी मैं इसको अगर अलग यहाँ पे बनाऊँ तो दिस इज योर असेंडिंग एओर्टा, क्लियर बात, ठीक है, और दिस इज लेफ्ट एओर्टिक साइनस, दिस इज राइट एओर्टिक साइनस। अब राइट साइड से निकल रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड से निकल रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, क्लियर है बात। अब जो आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली इस साइड में सप्लाई करेगी और राइट साइड वाली इस साइड में सप्लाई करेगी। अब राइट कोरोनरी, जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, वहाँ से ऊपर एक थोड़ी सी ब्रांच जा रही है जिसका नाम है एसए नोडल आर्टरी। एसए नोडल, जो एसए नोड को सप्लाई करेगी, जो आपका साइनो एट्रियल नोड है जिसको सप्लाई करेगी, किसकी ब्रांच है, राइट कोरोनरी आर्टरी की। यहाँ पे जा रही है एसए नोडल आर्टरी, क्लियर बात, ठीक है। तो कोरोनरी जो आर्टरी, जो कोरोनरी जो वर्ड है वो क्राउन से लिया गया है, क्राउन यानी ताज, ठीक है, और क्राउन से ही हुआ है कोरोना, और कोरोना वो कोरोना नहीं, कोविड वाला नहीं, ठीक है ना, क्राउन से लिया है कोरोना, और कोरोना से अब हुआ है कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट के ऊपर एक ताज जैसा शेप बना रही है, इसलिए इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो हार्ट को यहाँ पे आपकी राइट जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि राइट आयोटिक साइनस से निकल रही है, और यहाँ पे इसकी एक ब्रांच निकल रही है जिसका नाम है एसए नोडल आर्टरी। ये आपके पीछे की तरफ जा रही है हार्ट के मार्जिन पे, तो इसका नाम हो गया राइट मार्जिनल आर्टरी। क्या कहेंगे हम इसको, राइट मार्जिनल
आर्टरी। क्लियर। राइट मार्जिनल आर्टरी से यहाँ से एक ब्रांच और निकल रही है जो कि पोस्टीरियर साइड में जा रही है। डैश डैश का मतलब है पोस्टीरियर साइड है, ठीक है ना। आप पोस्टीरियर साइड देख नहीं सकते हो, इसलिए मैंने इसको डैश डैश में बनाया, ठीक है ना। जो डार्क है वो इंटीरियर है, इंटीरियर यानी सामने की साइड में, लेकिन जो मैंने डॉट डॉट में बनाया है वो क्या है, पोस्टीरियर साइड में। और पोस्टीरियर साइड में यहाँ से इसकी एक ब्रांच निकल रही है जिसका नाम है, क्या नाम है, देखिए पोस्टीरियर साइड में है, कौन सी साइड में, राइट साइड में है, तो नाम हो गया राइट पोस्टीरियर डिसेंड कर रही है, डिसेंडिंग आर्टरी, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्लियर बात। और यहाँ से एक ब्रांच और निकलती है जिसका नाम है एवी नोडल आर्टरी, जो कि एवी नोड को सप्लाई कर रही है। क्लियर है बात। जिसका नाम हो गया आपका एवी नोडल आर्टरी। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यही डायग्राम मैं वहाँ बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको इससे बताया, क्योंकि ये जो कोरोनरी वर्ड है वो क्राउन से लिया है। ये हार्ट के ऊपर एक ताज जैसा शेप बना रही है, क्राउन पहना रखा हो हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी का वैसा शेप दिखता है, इसलिए इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं अपन। लेफ्ट एयोटिक साइनस से निकल रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे जाके मेन दो भागों में डिवाइड हो रही है। एक का नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, क्या लिखा मैंने, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यानी मैं इसको लाडा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लाडा। क्लियर है बात। या हम इसको लाड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट एंटीरियर लेफ्ट साइड में है, एंटीरियर साइड में है, सामने की तरफ डिसेंड कर रही है नीचे की तरफ, और आर्टरी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर आपके यहाँ से एक पीछे की तरफ जा रही है जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जिसका नाम है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये दो मेन ब्रांच है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। अब ये सेम डिटो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपको इस चीज़ को समझना है। This is your aorta, ascending aorta, right coronary, left coronary, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है आप मेरे साथ बोल सकते हैं, ठीक है, आपको बोलना है। दिस इज राइट कोरोनरी, दिस इज लेफ्ट कोरोनरी। राइट कोरोनरी से ऊपर एक ब्रांच निकली ऐसे नोडल आर्टरी, फिर ये आगे जा रही है, और दिस इज द मार्जिनल, राइट मार्जिनल। क्लियर। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स पोस्टीरियर साइड में जाएगी, सप्लाई करेगी, ठीक है। और आगे मतलब दोनों इस साइड से कम्युनिकेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। मेन जो आपका पोस्टीरियर साइड में जो भी पार्ट है वो राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही है। हाँ, जो आपका पोस्टीरियर साइड ऑफ जो हार्ट है, राइट साइड, जो आपकी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वही ज़्यादा मेन पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है। और एंटीरियर जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, जो आपके हार्ट की पोजीशन है इस तरीके की, ठीक है, तो इसमें ये एंटीरियर साइड है, तो यहाँ पे तो सप्लाई कौन कर रही है, लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी।
लेकिन इसके जस्ट पोस्टीरियर साइड जो है वहाँ पे सब लगभग आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ही सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बीमारी कैसे बन रही है, ठीक है ना, अपने को एप्लाइड पार्ट पता होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ अगर समझ में आएगी तो एप्लाइड पार्ट आराम से समझ में आएगा। अब किसी के यहाँ पे हो गया ब्लॉक, या फिर यहाँ पर हो गया ब्लॉक, मैंने बनाया ब्लॉक कहाँ पे, एक तो मैंने बनाया राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और मैंने बनाया लाडा। अब ध्यान रखना, लाडा अगर ब्लॉक हुई तो लाडी विधवा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी लेफ्ट साइड ये जो मेन आर्टरी है, अगर इसमें ब्लॉकेज हुआ और ये किसको कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पे सबसे ज़्यादा लोड है, क्योंकि उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में और ऊपर आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुँचानी है। अगर यहाँ पर डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होगी तो ये टाइम नहीं देगा, रास्ते में लेते टाइम में एमआई आ जाएगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अटैक आ जाएगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा तुरंत। लेकिन अगर ये ब्लॉक किया हुआ तो ये समय देगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर वर्कलोड नहीं है, ये आपको समय देगा कि पहले चेस्ट पेन होगा, फिर रेफरल शोल्डर पेन होगा, फिर शोल्डर से आपके हाथ पकड़ाएगा, इस तरीके से पूरी लेफ्ट साइड पकड़ा जाएगी, लेकिन समय देगा हॉस्पिटल जाने का। आप घर पे वहाँ पे हॉस्पिटल जाती है, आपको पता चल जाएगा कि राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ब्लॉक आया है, स्टंट डालना पड़ेगा, ठीक है, एंजियोग्राफी करेंगे या एंजियोप्लास्टी जो भी करेंगे, ठीक है, या फिर बाईपास सर्जरी करेंगे, ठीक है। वैसे बाईपास सर्जरी ज़्यादातर इस कंडीशन में करते हैं। बाईपास में क्या, हम बाईपास बना रहे हैं, बॉडी की कोई दूसरी आर्टरी लेके यहाँ पे ब्लॉक हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ पे एक बाईपास बना दिया, ताकि ये ब्लड इस तरीके से इधर चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस प्रोसीजर को CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ओपन हार्ट सर्जरी में भी करते हैं और एंजियोग्राफी में भी करते हैं, यानी यहाँ से फीमोरल आर्टरी से कैथेटर डालते हैं और कैथेटर डाल के फीमोरल आर्टरी से, आपको ये सारा रूट पता होना चाहिए कि कौन से आर्टरी कहाँ से कैसे जा रही है, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई अच्छे से पता होगी तो यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, आपको आना इस जगह पे है। अगर आप स्टंट डाल रहे हो तो स्टंट डालने के लिए या तो रेडियल आर्टरी या अल्नर आर्टरी का यूज़ करेंगे या फिर फीमोरल आर्टरी का यूज़ करेंगे। तो फीमोरल आर्टरी से आते हैं हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। कहाँ आएंगे, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये बोन का नाम क्या है, इलियक बोन। ये जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हो, इस बोन का नाम क्या है, इलियक बोन, ठीक है ना। जो पेल्विक बोन है आपका, पेल्विक के अंदर 3 बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है। तो ये जो बोन है इसका नाम क्या है, इलियक बोन। इलियक बोन के यहीं से आपकी एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक 2 ब्रांच है। राइट साइड में तो राइट एक्सटर्नल इलियक, लेफ्ट है तो लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक। तो यहाँ से फीमोरल आर्टरी से आते हैं हम एक्सटर्नल इलियक के अंदर, एक्सटर्नल इलियक से फिर हम मेन इलियक आर्टरी के अंदर आते हैं, मेन इलियक से आते हैं हम एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से आते हैं थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा से आएंगे असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग से आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से आएंगे हम असेंडिंग एओर्टा, और असेंडिंग एओर्टा से हम जाएंगे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड, और फिर हम स्टंट इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। और इसी को हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। बाकी का कल स्टडी करें।